हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 5 फेब एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। ऑल्सो हम ग्लोबल मार्केट की भी बात करेंगे एंड साथ ही साथ इंडियन मार्केट में जो भी हमारे मेजर सेक्टर होते हैं लाइक ऑटो, फार्मा या फिर मेटल्स, इनके चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। मंडे को हम किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा कल के दिन, उसको आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आई प्रॉमिस आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर आप यूएस मार्केट को ट्रैक करते होंगे तो आपको पता होगा कि यूएस मार्केट में 3 इंडेक्स हैं। जैसे हमारे निफ्टी में, हमारे यहाँ पे मार्केट में क्या है, 2 इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसी तरीके से यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो मेजर मार्केट है, उसको देख करके बाकी चीज़ें फॉलो होती हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फॉलो जरूर होती हैं। तो अगर आप यूएस की बात करोगे तो पहला एक इंडेक्स है वहाँ पे डाउ जोन्स। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। तो आप देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको ये थोड़ा जो 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर। ओके, ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये इसके लॉन्ग टर्म चार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में जो गिरावट आई थी, तो डाउ जोन्स ने उसी सपोर्ट के आसपास से ही बाउंस बैक लेकर के हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई है अभी। ओके, इसके अलावा डाउ जोन्स के अलावा अगर मैं बात करूँ एसएनपी की, तो ये एसएनपी का इंडेक्स है, इसमें भी एक ब्रेकडाउन आ गया था। हमने लास्ट वीक भी इसी बारे में बात की थी, लास्ट वीक की बात की थी मैंने, कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था पहले एसएनपी 500, और उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया है तो उस ब्रेकडाउन के बाद वापस से मार्केट ने इसको टेस्ट करने की कोशिश करी है। और इस हफ्ते, पिछले हफ्ते गए हुए हफ्ते में क्या हुआ है, उसने उसी लेवल को टच करके वहीं से रेजिस्टेंस ले लिया है और नीचे आ गया है एसएनपी 500। इसके अलावा अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा नैस्डैक क्या है। नैस्डैक के अंदर जो भी बड़ी टेक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नाम कि नेटफ्लिक्स काफ़ी गिर गया 25% के आसपास। उसके अलावा फेसबुक भी गिर गया पिछले हफ्ते 20-22% के आसपास। तो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उसमें गिरावट आई है, और जो नैस्डैक का इंडेक्स है वो जो भी हमारी जो यूएस मार्केट में टॉप 100 टेक कंपनीज है बड़ी, उनके हिसाब से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, है ना, एप्पल, अल्फाबेट, इस तरीके की कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो उसकी वजह से ये नैस्डैक जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और नैस्डैक के अंदर भी अभी क्या हुआ है, एक पैरेलल चैनल में जो ट्रेड कर रहा था उस चैनल को ब्रेक करके वो नीचे आ चुका है। एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करी है इसने पिछले 2 हफ्तों से, बट कहीं ना कहीं आपको एक कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जब कभी भी इस तरीके से सेलिंग आती है एक तरफा तेजी से, तो आप एकदम से इसे रिकवरी नहीं सोच सकते, एकदम से ऊपर चला जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर उतना टाइम बिताए है ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। एकदम से बिल्कुल वी शेप रिकवरी आ जाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। कोरोना के टाइम पे आ गया था, पर हर बार पॉसिबल ऐसा नहीं होता है नॉर्मल मार्केट्स के अंदर। और अभी वो कोरोना वाला तो टाइम खत्म हो चुका है, तो अभी उस तरीके से रिकवरी आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए उतनी तेजी से, खास करके। ओके, इसके अलावा अगर हमने बात कर ली नैस्डैक और डाउ जोन्स के बारे में। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ यूरोपियन मार्केट की, तो ये है डैक्स का इंडेक्स, मतलब कि जर्मनी का इंडेक्स है। यहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके अलावा ये है यूके मार्केट, यूके आप फुटसी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही हो रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे बायस्ड जो है वो बुलिश है। और डैक्स की बात करोगे तो वहाँ पे बायस्ड जो है हल्का सा बियरिश है। ये हो गई यूरोपियन मार्केट की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको गोल्ड सिल्वर की, क्योंकि हमें वही पता होना, थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि कैसा गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड एक बार देखने की कोशिश करें तो ये है गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट मैंने बताया है, लास्ट 2-3 हफ्तों से बात कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और एक ना एक तरीके से ये जो है पैटर्न जो है, यहाँ पे जो प्राइस है वो स्क्वीज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो है ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन दे सकता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकता है। ऊपर की तरफ की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ओके, अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी सिमिलर पैटर्न है, और नीचे जो है प्राइस बार बार इस लेवल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, $21 के आसपास, $21-22 के आसपास। यहाँ से बार बार बाउंस ले देता है। तो $24 से ऊपर का ब्रेकआउट देता है सिल्वर के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो यहाँ भी अच्छा मोमेंटम सिल्वर में मिल सकता है देखने को, जो कि अच्छी बात नहीं है इक्विटी के लिए खास करके, क्योंकि इक्विटी और गोल्ड थोड़ा अपोजिट है एक दूसरे से। आप चार्ट को देख सकते हो। अगर इसके अलावा हम बात करें बिटकॉइंस की, तो बिटकॉइन में अभी लास्ट डे पे, अभी फ्राइडे के आसपास अच्छा खासा तेजी आया था। अगर आप देखोगे तो कल के दिन बिटकॉइन वगैरह 8-9% ऊपर भी थे।
बिटकॉइन में क्या है, एक अच्छा खासा गिरावट आया है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसी रेंज जहाँ पे पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, वहीं से कहीं ना कहीं एक बार बाउंस होने की लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप बिटकॉइन में न्यूट्रल रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेजी है, बहुत ज़्यादा मंदी का कोई ऐसा लग नहीं रहा देखने के। हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा टाइम बिताए, फिर कहीं ना कहीं ऊपर ज़्यादा नीचे की तरफ दोबारा से रुक करे अपना। ये हो गई बिटकॉइन की बात। अब सबसे खास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो है क्रूड ऑयल। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ क्रूड ऑयल का चार्ट। दो तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक होता है ब्रेंट और एक होता है WTI। ये है WTI। WTI का चार्ट जो है, WTI का प्राइस जो है कहीं ना कहीं $91.95 चल रहा है पर बैरल। ओके, और ये WTI यूज़ करते हैं यूएस और कनाडा के अंदर। हम जो यूज़ करते हैं इंडिया में उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है। इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है WTI के मुकाबले, बट हम यही यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको खास दिखाना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। दिखाता हूँ मैं, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अभी जो है क्रूड ऑयल चल रहा है 92.75, ये कल की क्लोजिंग का है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इंडिया में जो पेट्रोल प्राइस वगैरह है उसका चार्ट देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साल का चार्ट लगाया है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑटो गैस को हटा देता हूँ, CNG को हटा देता हूँ, और डीजल को भी हटा देते हैं, मान लेते हैं पेट्रोल का चार्ट है। तो पेट्रोल में देखोगे चार्ट को, आपको यहाँ पे डेट नीचे 2/5/2021, मतलब पिछले फरवरी की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर फरवरी में जो पेट्रोल का प्राइस था कहीं ना कहीं 87 रुपीज़ के आसपास था पर लीटर, और उसने हाई लगाया है 110 का। यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे इस तरफ प्राइस है, इस तरफ टाइम है, ठीक है। तो 110 का उसने हाई लगाया है यहाँ पे, और उस समय क्या, कौन सा महीना में, लगभग अक्टूबर के मंथ में, 23 अक्टूबर के आसपास। और फरवरी में पिछले साल प्राइस था 87, इसने हाई लगाया है 110 के आसपास का। और पिछले एक महीने में जो है पेट्रोल का प्राइस जो है कंसिस्टेंट हो गया है लगभग 95 के आसपास का। ओके, अब एक चीज़ ध्यान से देखना आप, इंडियन मार्केट के अंदर भी जो बड़ा फॉल जो उसने इंडिया मार्केट में भी टॉप लगाया है ना इक्विटी ने, निफ्टी ने, वो अक्टूबर में ही लगाया है। 18-20 अक्टूबर के आसपास ही निफ्टी ने 18,600 के आसपास का हाई लगाकर नीचे आ गया है। पेट्रोल भी उसी तरीके से उसी प्राइस के आसपास उसने हाई लगाया है, वहां से नीचे आ गया है। अब क्या है, जो हमारा रॉ है, रॉ जो क्रूड होता है, जिसको हम मंगाते हैं, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, फिर हम उससे पेट्रोल बना करके लोगों को बेचते हैं, इंडिया में हम यूज़ करते हैं। तो उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो था, जब हमारे पास जो पेट्रोल उसने हाई लगाया है, उस समय कहीं ना कहीं प्राइस था $85 के आसपास का। मतलब जब $85 का प्राइस था क्रूड का, उस वक्त हमारा पेट्रोल जो था 110 पे बिक रहा था। अभी क्रूड जो है 92 पहुंच चुका है, बट हमारा पेट्रोल जो है, पेट्रोल अभी हमारा 95 पे ही है। रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है जो हमारे इलेक्शन आने वाले हैं। जो 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं इस महीने, अगले महीने खत्म हो जाएंगे 10 तारीख के आसपास का। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी भी हमारे थोड़ा सा कंसेशन दे रखा है। अब होता क्या है, अब मान लो जो रॉ मटेरियल है क्रूड, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, पेंट के सेक्टर में, ठीक है। पेट्रोल, और हम तो निजी जिंदगी में हम पेट्रोल हमेशा गाड़ी में यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्री वाइज बात करोगे, लेदर सेक्टर के अंदर हो गया है ना, आप पेंट सेक्टर के अंदर हो गया, FMCG खास करके। FMCG क्या होगा, FMCG मतलब कि जो फास्ट मूविंग जो गुड्स होते हैं, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब मान लो किसी कंपनी का धंधा है, जिसके धंधे के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपये थी पहले, और उसमें मार्जिन था 5 रुपये का। बट अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 से 100 रुपये से बढ़कर 102 हो जाती है, तो उसका मार्जिन कम हो जाएगा। और अगर आप जो रिजल्ट देखोगे इस महीने, जो भी रिजल्ट आए हैं कंपनियों के, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि सारे रिजल्ट के बाद मार्केट के अंदर गिरावट आई है। रीज़न क्या है, कंपनियों के मार्जिन पे डेंट पड़ रहा है। मार्जिन पे डेंट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन की कैसे बनेगा, मार्जिन होता है कि आपने चीज़ खरीदी कितने में और बेची कितने में, उसके बीच का मार्जिन। बट आपकी खरीदारी महंगी हो जाएगी, तो बेचने में आप हर समय हर चीज़ को, कस्टमर को प्राइस हर महीने नहीं बढ़ा सकते ना। तो इसकी वजह से डेंट आ रहा है, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, इंडिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा ना क्रूड। ये 100 की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है। इस चार्ट को देखिए, चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये बार बार अपना हायर लोज ही बना रहा है। तो चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, और ये ऊपर जितना जाएगा उतना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर अभी ये इलेक्शन नहीं होते, तो हो सकता है पेट्रोल का प्राइस कहीं ना कहीं हमारा इंडिया में 125, 130 या 150 भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऑलरेडी 110 पे था जब निफ्टी हमारा, जब हमारा पेट्रोल 110 पे था, तो उसमें 45-85 के आसपास हम चल रहे थे। अभी वो बढ़ के 92 हो चुका है, बट हमारा पेट्रोल नीचे है। रीज़न क्या है, रीज़न है इलेक्शन। बट इलेक्शन नहीं होते तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं 150 के आसपास दिखाई देता। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। क्रूड के अलावा अगर मैं बात करूँ US डॉलर की, जो हमारा करेंसी है USD INR, तो हमारा रुपीज़ जो है ना वो डेप्रिशिएट कर रहा है धीरे धीरे, पता ही होगा आपको, राइट। यहाँ भी ये USD INR जो है, यहाँ भी जो लोज बन रहे हैं ना वो ऊपर की तरफ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर में तेजी है।
और डॉलर में तेजी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। अब एक बात सोचो, क्योंकि हम जो है क्रूड को खरीदते हैं डॉलर के फॉर्म में, अब अगर डॉलर महंगा हो गया मतलब कि हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अब जो चीज़ें आप खरीदने जा रहे हो वो चीज़ की वैल्यू भी बढ़ गई, और जिस चीज़ से खरीदते हो आप, जो आपकी करेंसी है वो भी नीचे हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब क्या है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इफेक्ट इफेक्ट जिसे बोल सकते हो, उसे बोलते हैं डबल वैमी। क्या हुआ, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है और आपकी करेंसी नीचे होती जा रही है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट जो है इन चीज़ों को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के ही मार्केट में तेजी, अभी इतनी तेजी जो पहले आती थी वो नहीं आ रही है, यही एक बड़ा कारण है। और अगर ये ऊपर बढ़ता रहा, क्रूड अगर ऊपर बढ़ता रहा, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है उसका इफेक्ट आपको मार्केट में दिखाई दे। अभी अभी हम लोगों को पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमें पता है, अभी देखो पेट्रोल देखो, डीजल देखो, मैं एक साल का चार्ट है ये, तो पिछले एक डेढ़ 2-3 महीने से बिल्कुल कंसिस्टेंट है। पेट्रोल डीजल जो है प्राइस कहने के कंसिस्टेंट चल रहा है। रीजन है इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं होता, मैंने पहले बताया आपको, ये काफी ऊपर चल रहा होता अभी। ओके, तो ये चीजें मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट ये हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड, हमें पता होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको कि पेट्रोल का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्रूड का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए खास करके। तो अभी हम इन चीज़ों को देख करके कि जिस तरीके से हमने देखा ग्लोबल मार्केट कैसा काम कर रहा है, ओके, बाकी बिटकॉइन कैसा है, यूएसडी आईएनआर कैसा है, क्रूड कैसा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सेल ऑफ अभी भी जारी है मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर भी जारी है। ठीक है, नैस्डैक में भी जारी है। तो हल्का फुल्का अभी नेगेटिव इंपैक्ट ही है, बहुत ज़्यादा रिकवरी अभी नहीं आई है एज ऑन डेट। अगर अगले हफ्ते आ जाए, अच्छी बात है, आ जानी चाहिए, सबके पैसे बनेंगे, बट अभी वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी की, हमारे प्यारे निफ्टी की, अगर हम ग्लोबल मार्केट को छोड़ करके हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आ जाते हैं, तो लास्ट वीक मैंने आपको बात की थी, हमने लास्ट वीक एक वीडियो भी बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा वीडियो है, इसके अंदर हमने बात की थी बजट के बारे में, और मैंने इस वीडियो में खास करके बोला था कि आपको बजट को लेकर के ओवर हाइप नहीं करना है, ओवर कहते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, क्योंकि लास्ट मैंने आपको उसमें डेटा भी दिखाया था कि पिछले 10 सालों में हर साल ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल बजट के दिन 4-5% की तेजी दिखाई दे। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीकली वीडियो में। और आपने देखा कि बजट आने के बावजूद भी मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा खास तेजी नहीं आई है। जहां मार्केट पिछले हफ्ते गया था, उसने पिछले हफ्ते का हाई लगाया था, उसके भी नीचे आकर के मार्केट में गिरा, क्लोजिंग आई है। तो मार्केट में उतना अच्छा, मतलब एक तरीके से बजट जो था वो म्यूटेड था, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इस तरह की तेजी आप देखो, 2 हफ्ते गिरावट के बाद एक तेजी तो पहले भी आ चुकी है ना, यहाँ देखो ना, पहले भी आ चुकी है। कुछ नया कुछ खास थोड़ी हुआ है यहाँ पे बजट की वजह से। तो बजट का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है खास करके इंडियन मार्केट के ऊपर, और ना ही कोई बजट में कोई रैली आई इस तरीके की। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक चीज़ें, हमारा जो निफ्टी है वो तो 50 स्टॉक के बराबर है, बट अगर निफ्टी को छोड़ के हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, तो ये मिड कैप का है इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150। तो यहाँ भी मार्केट क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट क्या है, ना गिरावट है ना तेजी है, कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे इतनी अच्छी रैली के बाद लगभग निफ्टी मिड कैप ने 4,000 का लो लगाया था, 4,000 से पहुंच के 12,000, मतलब 3 गुना हो गया पैसा। अब वहां से क्या हुआ, 4-5% की गिरावट आई है। तो मार्केट में इंडेक्स में कम गिरावट है, बट कुछ स्टॉक्स हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा बात करोगे, ये है इंडेक्स आपका निफ्टी 500। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी 500 का मतलब क्या है, टॉप इंडिया के टॉप 500 स्टॉक के बारे में ये दिखा रहा है। ओके, तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को छोड़ करके थोड़े बड़े इंडेक्स पे देखोगे तो भी वहां पे मार्केट क्या आपको बहुत गिरावट भी नहीं दिखा रही, बहुत तेजी भी नहीं दिखा रही, मार्केट कंसोलिडेट दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक तरीके से टाइम करेक्शन हो, थोड़ा टाइम और बिताए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने से पहले। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, आपको सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको पता लग जाएगा चार्ट के हिसाब से। ओके, हमने लास्ट वीक की बात की थी सेक्टर के हिसाब से, हम सेक्टर की बात कर लेते हैं एक बार। और हम सेक्टर से पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो से। ये आपका ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर का जो ऑल टाइम हाई है वो 12,000 के आसपास का है, तो अभी भी वहां से हल्का दूर है, बट अभी भी जो क्या है कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई खास गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स अभी भी जो है थोड़ा सा पैरेलल चैनल में है, लास्ट वीक दिखाया था मैंने, और अभी भी अपने जो इसका मिड लाइन है चैनल का, मिड उसके नीचे ही है, तो हल्का सा बेरिश ही बोल सकते हो, सभी बुलिश नहीं बोल सकते। इस जहाँ पे आएगा तो इसे आप बुलिश बोलोगे, इसमें अभी भी वो हल्का सा बेरिश ही लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एफएमसीजी की बात करें, तो एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी एक बेयरिश पैरेलल चैनल के अंदर है। और मैंने बताया जैसे आपको कि क्रूड ऑयल की वजह से अभी भी एफएमसीजी सेक्टर में प्रेशर बना रह सकता है। अगर क्रूड बढ़ता रहा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत बढ़ सकती है इन कंपनीज को। बट यहाँ पे ऐसा भी होता है कभी कभार कि जब मार्केट गिरती है, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट आती है, तो आपको जो डिफेंसिव सेक्टर है जिस तरह से एफएमसीजी और फार्मा है, वहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी एक है। इसके अलावा अगर हम आईटी की बात करें, तो आईटी में लास्ट वीक एक ब्रेकडाउन आ गया था यहाँ पे,
बट किसी तरीके से इसने इस हफ्ते एक बाउंस बैक दिखाया है। बट ये मोमेंटम बिल्कुल बदल देगा, ऐसा बिल्कुल चेंज कर देगा, ऐसा अभी कुछ से कुछ कह नहीं सकते। कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हाँ कि नीचे एक बार आया फिर ऊपर से भागना शुरू कर दे, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मीडिया की बात करेंगे, मीडिया अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। मीडिया के बाद है मेटल। मेटल में अभी भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ना इसने गिरावट ज़्यादा दिखाई है, ना इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है। ये पिछले 3-4 महीनों से देखोगे, अगर आप 5-6 महीने हो गए लगभग, और ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी रैली आपको ऊपर दोबारा से दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं आने वाले हफ्तों के लिए। फार्मा की बात करें तो फार्मा में कुछ खास नहीं है अभी। फार्मा उस तरीके से ही दोबारा से एक बेयरिश चैनल में ही है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर को प्ले करते हैं बड़े इन्वेस्टर, तो यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो 14,000 के बाद यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आपको दिखाई दे सकती है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना था बजट की वजह से, बट कुछ खास आया नहीं। बट यहाँ पे अभी मोमेंटम तो बुलिश है, बट वो अपना रेजिस्टेंस के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, पिछले पुराना रेजिस्टेंस है। तो अभी वो रेजिस्टेंस के आसपास ही है पीएसयू बैंक। अगर हम रियलिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, कंसोलिडिटी हो रहा है। बट हल्का सा जो बायस है वो हल्का सा बियरिश हो चुका है, हल्का फुल्का, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट हल्की फुल्की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं प्राइवेट बैंक की बात करूँ, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। और एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ नोट्स दिखाए थे, ये एक्सेल शीट है हमारा, ये लास्ट वीक पिछले वीक का ये वाला था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस हफ्ते का ही बनाया है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप खुद भी बना सकते हो, आपके ज़रूर काम आएगा। जब कभी भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या स्टॉक में बाइंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट अगर वो पता रहेगा आपको तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब ये बातें हमने क्यों करी, मैं चाहता तो मैं आपको सीधा क्या करता, निफ्टी का चार्ट दिखाता, निफ्टी पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते 2-4 और हमारा काम हो जाता। बट वो मेरा काम नहीं है, वो करके आपको कुछ सीख नहीं पाओगे आप। आपको एक तरीके से आपको क्या इंडिपेंडेंट बनने के लिए ब्रॉडर मार्केट का पता होना चाहिए कि अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हो कि हाँ मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, तो उससे आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है ओवरऑल मार्केट का और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, अब ये हमारी सारी बातें हो चुकी है। हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और क्या हमारा लेवल रहेगा। ओके, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक मैंने साफ साफ बोला था कि आपको बजट को लेकर के खास करके बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही सेम टू सेम देखने को मिला। मार्केट ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। लास्ट वीक हुआ क्या था, अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो लास्ट वीक क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट वीक 28 तारीख को क्लोजिंग हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 31 को पहला दिन था हमारा, 31 को यहाँ पे मंडे को गैप अप ओपन हुआ है। फिर ये ट्यूसडे को ये यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिली है बजट की वजह से। और बजट के बाद जो है जो वीकली एक्सपायरी है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देखने को मिली है। रीज़न क्या होता है, काफ़ी लोगों ने मंडे और ट्यूसडे को जो यहाँ पे माल उठाया होगा ना, एक्सपायरी उन्होंने उसको ऑफलोड कर दिया, क्योंकि बजट उतना अच्छा था नहीं। या आप कह सकते हो अगर अच्छा होता तो ऑब्वियसली रैली देखने को मिलती, करेक्ट। बट उतना अच्छा मार्केट ने उसको नहीं दिया, क्योंकि मार्केट जो बजट था वो नॉर्मल था। तो जितना लोगों ने यहाँ माल उठाया होगा कि हाँ बजट से पहले भाई बाइंग करो, कुछ पैसे बनेंगे, उनको उतना अच्छा मार्केट अगर नहीं दिखाई दिया तो वही प्रॉफिट बुकिंग आपको एक्सपायरी वाला दिन दिखाई दी है। ओके, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं बजट की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट वीक हमने बात की थी, लास्ट वीक हमने दो चीज़ें बताई थी आपको कि जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा ये रेड कैंडल है, इसका ये हाई रहने वाला है, जो कि लेवल था 17,600 के आसपास का, 600-650 के आसपास का। दूसरा था 17,800 के आसपास का। तो निफ्टी ने जो इस हफ्ते का हाई बनाया है, पिछले वीक का हाई बनाया, वो कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास ही है। तो हमने दो रेजिस्टेंस बनाए थे इस हफ्ते के लिए, 17,650 के आसपास का और दूसरा था 17,800 से लेकर के 900 के आसपास का। उसने दोनों को रिस्पेक्ट किया है, दोनों को ऊपर की तरफ ब्रेक, एक को तो ब्रेक कर दिया, 650 को ब्रेक कर दिया, बट क्लोजिंग 650 के नीचे ही आई है। ओके, बट ऊपर का लेवल टेस्ट करने जरूर गया था ड्यू टू बजट, आप कह सकते हो। इसके अलावा सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट हमने कहीं ना कहीं 16,800 17,000 के आसपास बात करी थी, वो काफ़ी नीचे है, मार्केट में उसको नीचे की तरफ सपोर्ट को टेस्ट करने आया ही नहीं। ओके, अगर हम कैंडल्स के हिसाब से बात करें तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले हम एक साफ चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, और ये है मंथली चार्ट, देखते हैं हम एक बार निफ्टी का। ओके, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले लगभग 4-5 महीने हो गए मार्केट वहीं का वहीं है। आप ध्यान से देखो, मार्केट जो है, ये जो कैंडल बनी है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल जो बनी है ये वाली, ये सितंबर की है। सितंबर में मार्केट कहने की 17,500 पे था, अभी भी 17,500 पे है। मतलब पिछले 4-5 महीनों से आप बोल सकते हो कि मार्केट में कोई खास तेजी नहीं आई है और ना ही कोई खास मंदी आई है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी वीक हैंड्स हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करने सीख गए हैं, उनको या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन में कभी कॉल बाय कर रहे हैं, कभी पुट बाय कर रहे हो, मार्केट इसी रेंज में घूमती रहती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, इंडेक्स बढ़ जाता है और इसमें मार्केट कहने के घूमता रहता है। तो यहाँ पे अब इस चार्ट को देख करके अगर आप लास्ट मंथली चार्ट देखोगे जनवरी का, तो इसने बनाया था डोजी।
ओके, हल्का सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था ऊपर के लेवल पे, हल्का नहीं थोड़ा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, 18,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है लगभग तीन महीनों से पिछले। ठीक है, तीन नहीं, 18,000 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई मंथली क्लोजिंग। मतलब मार्केट ने अभी 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे कभी भी नहीं दी है। जिस सॉरी, जिस महीने आपको मंथ के एंड पे 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, आप समझ लेना वहां से एक आपको निफ्टी जो है 19-20 हज़ार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अभी भी पिछले 6 महीनों से ऑल टाइम हाई जो है उसमें भी कभी भी निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे नहीं दी है। अब जब कभी आपको दिखाई दे, आप समझ लेना अब जो है मार्केट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब आपको वहां पे आप लॉन्ग टर्म बेट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको एक सिग्नल मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, अगर हम बात करें वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो लास्ट वीक 2 हफ्ते से गिरावट आ रही थी। इस हफ्ते कहने के मार्केट ने बाउंस बैक लेने की कोशिश करी है, बट फिर भी मार्केट जो है लास्ट वीक के हिसाब से 400 पॉइंट ऊपर है, बट जो उसने हाई लगाया है वहां से 300 पॉइंट नीचे है। तो न्यूट्रली बोल सकते हो आप वीकली चार्ट के हिसाब से भी। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से बात करोगे तो ये आपका डेली चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, डेली चार्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट अभी भी हल्का सा जो 2 दिन की सेलिंग आई है 17,800 के आसपास का, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 17,800 पे क्या हुआ है, यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग कर रखी है लोगों ने। अब यहाँ पे दो चीजें पॉसिबिलिटी है, अगर ध्यान से देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, हम इसकी बात और भी करेंगे ध्यान से। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नीचे मार्केट आया ऊपर गया, एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ पे मार्केट आया ऐसे आया और ऐसे। ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती हैं। या तो मार्केट यहीं से एक ऐसा नीचे आ जाए, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न आके ऊपर चला जाए। तो अभी जो मार्केट जिस जंक्चर पे है, जहां पे मार्केट है, वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर इसको मैं ध्यान से दिखाऊं आपको लाइन चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको कि यहाँ लाइन चार्ट के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पे, एक इसको देखो आप, एक इसको देखो, और यहाँ पे ये तीनों जो है कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे लाइन डाल दूं एक बार, 17,500 के आसपास की है। और आज जो लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास की हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसे आप बोल सकते हो मेक एंड ब्रेक, मेक और ब्रेक। ठीक है, तो यहां से मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ जाने के रास्ते खुले हुए हैं। आप इसको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी बहुत तेज हो गई है या बहुत मंदा हो गया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मार्केट अभी न्यूट्रल है, दोनों तरफ ही रास्ते खुले हुए हैं इनके, दोनों तरफ ही ऊपर नीचे दोनों तरफ ही जा सकता है। ओके, चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बना हुआ है जिसको आप बोलो कि यहाँ पे इस पैटर्न को देख करके भाई बेरिश हो जाते हैं या इस पैटर्न को देख करके बिल्कुल बुलिश हो जाते हैं, ऐसा कोई भी खास पैटर्न नहीं बना हुआ है। लेवल के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। अगर हम लेवल की बात करें, मैंने बताया 17,500 एक मेक एंड ब्रेक और ब्रेक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करते हैं एक बार हम, तो हम इस चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं। आपको पता होगा लास्ट वीक जो है जब हमारा सबसे अभी तक का सबसे जो बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ वो 18,385 है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ है, 16,400 के आसपास ही है। बट अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो क्या करेंगे, पहले हम मार्क कर लेते हैं लास्ट वीक का हाई और लास्ट वीक का लो। हमारा पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यही होना चाहिए। तो लास्ट वीक का हाई जो था वो कहीं ना कहीं हमारा था, हम देख लेते हैं एक बार, ये है हमारा 17,800 के आसपास का। तो हमारा जो पहला सपोर्ट रहेगा, पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ वो हमारा 17,800 रहना चाहिए। और जो दूसरा और सपोर्ट जो रहना चाहिए वो कहने के हमारा जो लास्ट वीक का लो है वो 17,250 के आसपास का है, जो कि इस लेवल को मैच हल्का फुल्का कर रहा है। तो आपका जो सपोर्ट रहेगा वो 17,250 रहेगा। पहला रेजिस्टेंस क्या है 17,800 और सपोर्ट 17,250 के आसपास का। इसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ऊपर की तरफ दूसरा वो रहेगा 18,000 का लेवल, जो कि साइकोलॉजी लेवल है। 18,000 ब्रेक होगा तो आपको और अच्छे ऊपर की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। बट हमारा दो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ, 17,800 और 18,000 एक दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट 17,250 और नीचे की तरफ 17,000, वो भी साइकोलॉजी लेवल है। तो ये दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको नोट करके रख सकते हो, आपको जरूर आने वाले हफ्तों में काम आएगा। अगर 17,000 ब्रेक होता है किसी भी कारण से, कोई भी बैड न्यूज आ जाती है मार्केट में, 17,000 ब्रेक हो जाता है, तो आपको जो लास्ट वीक का लो है 16,800 के आसपास यहाँ भी मार्केट जाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर क्रूड बढ़ता रहा तो नीचे भी मार्केट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर क्रूड प्राइस गिर जाता है किसी भी दिन, आने वाले हफ्तों में मंडे को ट्यूसडे को किसी भी दिन मार्केट में आकर आपको दिखाई देगी कि हाँ क्रूड का प्राइस काफी गिर गया है, तो आपको एक तेजी दिखाई दे सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है। लास्ट वीक कुछ रिजल्ट भी आए थे निफ्टी के अंदर, लाइक टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, आईटीसी, टाइटन, बट इसका कोई भी बड़ा इंपैक्ट आया नहीं है। एसबीआई का रिजल्ट था, आज ही आया है एसबीआई का रिजल्ट, ठीक ठाक है, अच्छा है, बट उसको कैसे मार्केट ऑलरेडी एसबीआई जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो मार्केट उसको और भगाती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी और निफ्टी में भी गिरावट आने वाली है, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अभी अगले हफ्ते कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें करना कुछ नहीं, हमें ध्यान देना है क्रूड के ऊपर, और हमारे को जो ट्रेडिंग के लेवल है मैंने बता दिया आपको, क्लियर कर दिया, उस ट्रेडिंग के लेवल के हिसाब से ही हम अपने पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ओके, साथ साथ अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो काफी ज्यादा जो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, तो जैसे ही ऊपर आता है मार्केट तो उसको आप सेल करके ना कैश को हाथ में रखो। ठीक है, वो आपको ज्यादा बेटर, ताकि आप क्वालिटी स्टॉक्स को बाय कर सको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रेटजी आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से।
ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की बात हो गई काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक हमने बात की थी सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट था हमारा लास्ट वीक का 37,000 और रजिस्टेंस था हमारा 38,800 से लेकर के 39,000 और दूसरा था 40,000 के आसपास का। तो उसने 39,500 के आसपास जाकर के ही नीचे घूम गया है मार्केट जो है कहीं ना कहीं। तो जो पहला जो सपोर्ट रजिस्टेंस था हमारा 38,800 या 39,000 के आसपास का, उसको उसने ब्रेक किया और उसके ऊपर जाकर के वापस से नीचे ही क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारा जो पहला सपोर्ट था, सॉरी पहला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं आपको लाइन में कर देता हूँ, ये वाला था, ठीक है ना, 38,800 के आसपास का, उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते के पहले हम चेक कर लेते हैं मंथली कैंडल एक बार बैंक निफ्टी का। तो मंथली कैंडल बैंक निफ्टी का अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, मैं आपको ये 3-4 हफ्तों से बोलता आ रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है आपको एज ऑन डेट। अभी के हिसाब से चार्ट जो है काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ से रिवर्सल ले ले, आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे कुछ नहीं बोल सकते, बट आज के टाइम पे आपको भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मंथली के अलावा वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट भी अभी भी अच्छा खासा स्ट्रांग लग रहा है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, अब ये पैटर्न जो बना रहा है ऊपर के पैटर्न बना रहा है, हो सकता है इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करें। अभी भी जो पैटर्न बना है बैंक निफ्टी के अंदर वो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस अभी नजर नहीं आ रही है एज ऑन डेट। ठीक है, सेलिंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट अगर मार्केट ओवरऑल वीक रहेगा तो यहाँ भी सेलिंग आएगी, बट ऐसा अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऐसे चार्ट के ऊपर कि हाँ कोई बुलिश पैटर्न बन रहा हो, बियरिश पैटर्न बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, चार्ट जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो बुलिश है कहीं ना कहीं। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे आसान होता है रेजिस्टेंस को पता करना। पिछले हफ्ते का हाई जो है 39,500, ये कहीं ना कहीं हमारा जो है पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा पहला 39,450 या 500 जो हमारा हाई है इसका, यहाँ से लेकर के ऊपर 500 पॉइंट और 40,000 के आसपास का ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। सपोर्ट के लिए लास्ट वीक का जो लो है, लास्ट वीक का जो उसने लो लगाया है वो लगाया है 37,600 के आसपास का। मतलब क्या, कहीं ना कहीं 37,500 से लेकर के जो लेवल है आपका, यहाँ पे काफी कंजेशन दिखाई दे रहा है आपको। इस लेवल के हिसाब से यहाँ पे 37,500 से लेकर के 37,000 के आसपास का जो लेवल है नीचे की तरफ, वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है अगले हफ्ते में। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा क्लियर है, सपोर्ट भी क्लियर है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड होगा। इंट्राडे बेसिस पे किस तरह से ट्रेड लेंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा कल की वीडियो में, उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।